नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अभ्यास सागर से पाठ 2 असल धन पर आधारित जो व्याकरण है उसके विषय में हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। आज हम इस पाठ को दोहराएंगे, यानी पुनरावर्तन कर रहे हैं हम लोग। और इस पाठ में यानी तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो इसी के हम लोग चर्चा करेंगे। तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है मैं आपको बताना चाहूँगा कि तत्सम यानी उसके समान मतलब कि वह शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं वही अगर हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। ठीक है। जैसे अक्ष है, अक्ष शब्द क्या है? तत्सम है। इसका यानी विकृत रूप, बदला हुआ रूप कहें, अक्ष से आँख बन गया। ठीक, तो ये आँख जो है तद्भव है। ठीक है। और उसके बाद आइए हम प्रश्न पर बात करते हैं। अब इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न निका में उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? ख है, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। ग, दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। दरबारी शाह के कान भरने लगे। अब इन वाक्यों में मोटे काले शब्दों को दी गई श्रेणियों में विभाजित करके लिखिए, क्योंकि यहां तत्सम और तद्भव दिया गया है। अब जो दुख शब्द है यह हो जाएगा तद्भव। दुख, दु और ख के बीच में विसर्ग लगा होता तब उस समय वो तत्सम होता। ठीक है। और आश्चर्य हो गया तत्सम। दोष शब्द भी तत्सम। और तद्भव में इसे एक कर्मों हुआ, आंखों हुआ, तो आंख तो आना चाहिए तद्भव में, चूंकि आंख होता तो अब यहाँ बहुवचन बना दिया गया है इसका, तो ये देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। चूंकि देशज यहाँ विकल्प में नहीं दिया गया, तत्सम और तद्भव ही अलग करना है। तो कर्मों यानी कर्म को हम तत्सम में ले सकते हैं, और आँख यानी आँखों और कर्मों दोनों यानी देशज शब्द हो गया। लेकिन अगर यहाँ तत्सम में लेंगे तो कर्मों को यानी तत्सम में रखेंगे और आँख को यानी आँखों को तद्भव में। और गांव शब्द है तद्भव में, कान शब्द तद्भव में। ठीक है। उसके बाद अब है यहाँ पे प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्द समूह में तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। अब यहाँ पहले यानी दूसरा के का में मयूर शब्द, खा में जिह्वा, गा में सूर्य। उसके बाद तीसरा है निम्नलिखित शब्द समूहों में तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। का में काठ, खा में दही। ठीक, हालांकि तद्भव दुख भी है, यहाँ पे 2 दे दिया है, लेकिन आप दही में विकल्प यानी जो दही है उस पर आप घेरा लगाइए। गा में मोर। उसके बाद प्रश्न संख्या 4, खंड का के तत्सम शब्दों का मिलान खंड खा में दिए गए उनके तद्भव रूपों से कीजिए। जैसे अश्रु का क्या हो जाएगा? आंसू। क्षेत्र का खेत, निद्रा का नींद, जीवा का जीव, अक्ष का आंख। और प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ पर इनका में कांटा, खा में पत्ते, गा में गृह, घा में 10 यानी वो दंती सा है वो वाला 10 यानी पहला ये 10। तो अंग में दुग्ध। प्रश्न संख्या 6, इसमें कि दिए गए चित्रों के सामने उनके नाम के तत्सम और तद्भव रूप लिखिए। यानी तत्सम में यानी नासिका और तद्भव में नाक। यहाँ सूर्य, ख में सूर्य तत्सम और तद्भव सूरज। ग में
पत्र, ग में पत्र तत्सम और पत्ता तद्भव। यहाँ पर घ में पादप, तत्सम शब्द पादप, पादप, और तद्भव आ जाएगा पेड़। ठीक, उसके बाद अंग में मयूर और तद्भव मोर। प्रश्न संख्या 7 है कि नीचे स्तंभ का में विराम चिन्ह दिए हैं और स्तंभ खा में उनके नाम दिए गए हैं। रेखा खींचकर विराम चिन्हों को उनके नाम से मिलाइए। तो यहाँ पर पहले में यानी निर्देशक चिन्ह, पहले में निर्देशक चिन्ह, उसके बाद दूसरा हो जाएगा अल्प विराम, तीसरा उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह है ना, दोहरा उदाहरण चिन्ह। उसके बाद चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद पांचवा पूर्ण विराम, उसके बाद है एकल उदाहरण चिन्ह, उसके बाद है सातवां अर्ध विराम। क्या आ जाएगा? सातवां अर्ध विराम। फिर नीचे है एक क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह, ऊपर एकदम खास स्तंभ में। और फिर 9 नंबर पे लिखा है वो हो जाएगा विस्मयाद बोधक चिन्ह। ठीक, यानी खास स्तंभ में नीचे से तीसरा। तो इस तरह से हमने इसको मिलाया। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो प्रश्न संख्या 7 में हमने आपको बता दिया है, उसके आधार पर ही आप इसको लगाइए। जैसे इसमें अगर एक है का में तो पूर्ण विराम आ जाएगा, विराम चिन्ह लगाना है, फिर यहाँ नाम लिखना है, आपने लिखा ही है पहली बार। दूसरे में खा में यहाँ एकल उदाहरण चिन्ह भी प्रयोग है और संक्षेप सूचक भी है। टी के बीच जो बिंदु लगा है वो संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह भी बोलते हैं इसको। उसके बाद पूर्ण विराम है इसमें भी। ग में कहें कि यहाँ पर अल्प विराम और दोहरा उदाहरण और प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है। घा में दोहरा उदाहरण चिन्ह और विस्मयाद बोधक चिन्ह, पूर्ण विराम, 3 चिन्ह। अंग में जो है यानी कोष्ठक और पूर्ण विराम। उसके बाद है प्रश्न संख्या 9, विराम चिन्ह से संबंधित है। इसमें का है हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, पूर्ण विराम लगाइए अंतिम में। और खा में मैं चिल्लाया या कूड़ा किसने फेंका है, तो मैं चिल्लाया के बाद अल्प विराम, यह के ऊपर दोहरा उदाहरण चिन्ह, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर यानी दोहरा उदाहरण चिन्ह से बंद करेंगे। गा में आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी, तो यहाँ लिखेंगे हम आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब को। उसमें शायद पहले वाले में जब पहले पढ़ाया था शायद मुझे याद नहीं है कि बड़े भाई साहब को एकल उदाहरण चिन्ह आएगा, इसके ऊपर चिन्ह बड़े भाई साहब जो लिखा है इसको एकल उदाहरण चिन्ह। उसके बाद कहानी पढ़ी के बाद पूर्ण विराम। घा में बच्चों क्या कर रहे हो, बच्चों के बाद विस्मयाद बोधक चिन्ह नहीं आएगा, अल्प विराम लगाना है आपको। ठीक है, बच्चों के बाद अल्प विराम, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो मतलब अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह। अंग में कचरा इधर उधर मत फेंको, कचरा इधर उधर के बीच में योजक चिन्ह लगाना है, फेंको के बाद अंतिम में नहीं पूर्ण विराम चिन्ह। अरे बाप रे इतना बड़ा हाथी, अरे बाप रे के बाद आपको विस्मयाद बोधक चिन्ह लगाना है, उसके बाद हाथी के बाद पूर्ण विराम। अब प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश के आधार पर ये प्रश्न, इसको आप लोग करिए, जो है अभ्यास करिए। और यहाँ प्रश्न संख्या 11 में निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। इसमें यानी मुरली वाला बोला के बाद अल्प विराम, उसके बाद आपको के ऊपर दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाइए। फिर उसके बाद लगता क्या है ये मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर उसके बाद आइए यही समझते हैं, यहाँ लिखा है ना, दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हाथ उठाकर चीज़ क्यों ना बेचें पर ग्राहक यही समझते हैं। समझते हैं के बाद आएगा अल्प विराम। फिर लिखिए आप जो है दुकानदार मुझे लूट रहा है,
ये लूट रहा है के बाद पूर्ण विराम और दोहरा उदाहरण चिन्ह बंद करना है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। 2 ही पैसा है के बाद पूर्ण विराम। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते के बाद पूर्ण विराम। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब बनवाई थी के बाद अल्पविराम, बनवाई थी के बाद अल्पविराम, उसके बाद तब मुझे इस भाव पड़ी है, आपको फिर पूर्ण विराम। अब उसके बाद है प्रश्न संख्या 12 में आओ दोहराएं। यहाँ निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। प्रशंसा में जो बीच वाला सा है दंत, तालब्य सा है ना, शा के ऊपर अनुस्वार, दंत के ऊपर दा के ऊपर अनुस्वार, हिंदी में ही के ऊपर यानी अनुस्वार, हिंदी लिखा है तो हिंदी हो जाएगा। हंस लिखा है तो हा के ऊपर हंस बनाना है, हा के ऊपर यानी अनुस्वार। कंधा में यानी का के ऊपर अनुस्वार। महंत है तो हा के ऊपर, महत लिखा है ना, महंत हो जाएगा तो हा के ऊपर अनुस्वार। प्रांत में प्रा का जो आ की मात्रा है उसके ऊपर अनुस्वार। दग लिखा है दंग, दंग हो जाएगा दा के ऊपर जब हम अनुस्वार लगाएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित शब्दों में राग के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर प्रभाव यानी प्रा नीचे वाला रेफ लगाइए, पा में तो हो जाएगा प्रभाव। ग्राहक गा में नीचे लगाइए। भ्रष्ट भा में भी नीचे अधर्व रेफ। फिर आश्चर्य उधर्व रेफ या के ऊपर रेफ लगाइए रा का। केंद्र दा में आएगा नीचे वाला यानी अधर्व रेफ। कर्मचारी उधर्व रेफ यानी जो ऊपर जो लगाते हैं उसको उधर्व बोलते हैं, जो नीचे व्यंजन के लगता है उसे अधर्व रेफ बोला जाता है। तो कर्मचारी है ना, उसके बाद यानी माँ के ऊपर आएगा ऊपर। निर्दयी में दा के ऊपर रेफ और प्रसाद लिखा है प्रसाद यानी पा में रव का रेफ लगाइए। उसके बाद अब यहाँ नुक्ता का प्रयोग है। नुक्ता प्रश्न का 14 है। रोज में यानी जा में नुक्ता लगाइए। गरज में भी जा में, टेलीफोन में फा में, लिफाफा में फा दोनों फा में, जिनत में जा में और नाज में जा में नुक्ता लगाना है। उसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। आपने पहली बार लिखा ही है तो इसको आप जो है इसको देखिए, इसमें वाक्य बनाइए। यानी फूला न समाना खुश होना, कान भरना चुगली करना, दंग रह जाना आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक। उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना या स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर भी 16 में यानी इसमें 16 में लिखा है खुश होना भाव को प्रकट करने वाले कई मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य बनाना है आप लोगों को, यहाँ मुहावरा दिया गया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 में जैसे लिखा है कि निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों का नाम लिखिए। तो जैसे पहले में का लिखा है, का में मुस्कुराहट का भाववाचक संज्ञा है ये। अब किसान जातिवाचक संज्ञा, भिखारी जातिवाचक संज्ञा, धुलाई भाववाचक संज्ञा, महाभारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रेमचंद व्यक्तिवाचक, दुकान जातिवाचक, शत्रुता भाववाचक, शिमला व्यक्तिवाचक, विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से हमने आपको जो है आज इसका पुनरावर्तन करवाया अभ्यास सागर से असल धन में। और ये जो आओ लिखें प्रश्न संख्या 18, अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। इसको मैंने आपको जब असल धन का मैंने सार पढ़ाया जिस कालांश में, उसमें जो है प्रश्न संख्या 18 मैंने इसका पहली बार पढ़ाया था तब भी बताया था, और दोबारा जब हम असल धन का सार समझाते समय प्रश्न संख्या 18 आपको हमने पत्र कैसे लिखा जाता है लिख करके भी बताया है। तो वही उसका प्रारूप है, उसी के आधार पर आपको ये पत्र एक बार फिर से लिखना है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि आप लोग ये सब समझे होंगे और इसको आप सब पढ़ेंगे, है ना। तो आप बस आज यहीं तक, फिर अगले कालांश मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।